बच्चे ऐसे ही बैठे हैं नीचे, जैसे कचरे के डिब्बे में बैठे हैं। टीचर नहीं आती है, तीसरी क्लास में, दूसरी क्लास में बिल्कुल भी टीचर नहीं आती। पूरे 1.5 साल हो गए, किताबें खुली नहीं है। कैसे घड़ी? बच्चे बिल्कुल तख्ते में बैठे हैं जमीन पर। कैसे सरफा? टीचर नहीं है, हमारे बच्चों स्कूल आने का मन नहीं करता है बिल्कुल। कैसे टमाटर? सबको दिखावा है 1.5 साल से। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में तालीम ले ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो। जिनके पास पैसे हैं वो तो अपने बच्चे का दाखिला महंगे और अच्छे स्कूल्स में करवा देते हैं, लेकिन गरीब और आर्थिक तंगी के शिकार माँ बाप कलेजे पर पत्थर रखकर सरकारी स्कूल की चौखट पर पहुंचते हैं। आखिर क्यों? क्या मजबूरी का दूसरा नाम बन गए हैं सरकारी स्कूल? क्यों सरकारी स्कूल में मंत्री, अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर्स या बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चे नहीं पढ़ते? क्यों सरकारी स्कूल्स की हालत वक्त के साथ तो जैसे और बद से बदतर ही होती जा रही है? आज हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दिल्ली की सल्तनत में आम आदमी पार्टी ने परिवर्तन की नई बयार बहाई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो दिल्ली में 500 नए सरकारी स्कूल खोलेंगे, लेकिन सवाल यह है कि 500 नए स्कूल खोलने से पहले क्या केजरीवाल दिल्ली के मौजूदा सरकारी स्कूल्स की खस्ता हालत से वाकिफ हैं? और अगर नहीं तो उनके लिए भी ये रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी है। कैसे कबूतर? देखिए साफ सफाई, बच्चे ऐसे ही बैठे हैं नीचे, जैसे कचरे के डिब्बे में बैठे हैं। कैसे खरगोश? टीचर नहीं आती है, तीसरी क्लास में, दूसरी क्लास में बिल्कुल भी टीचर नहीं आती। कैसे गाय? पूरे 1.5 साल हो गए, किताबें खुली नहीं है। इन तस्वीरों से आप दिल्ली के सरकारी स्कूल्स की हकीकत का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें हुक्मरानों से कई सवाल पूछ रही हैं। ये तस्वीरें जवाब है उस सवाल का कि बिना किसी मजबूरी के माँ बाप अपने बच्चों को दिल्ली के सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। दिल्ली में नई सरकार की सत्ता संभालते ही न्यूज 24 के रिपोर्टर कई सरकारी स्कूल्स में पहुंचे। हम जानना चाहते थे कि दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलने का वादा करने वाली सरकार क्या शिक्षा की मौजूदा हालत से वाकिफ है? ये है दिल्ली के कोंडली में चल रहा एक सरकारी स्कूल। यहाँ का जर्रा जर्रा स्कूल की बदइंतजामी की कहानी बयां कर रहा है। टिन शेड में चल रहा ये है कोंडली का एक सरकारी स्कूल, जहाँ पर बुनियादी सुविधाओं की बेहद कमी नजर आई। हालांकि कैमरे पर कोई भी टीचर या प्राध्यापक बात तो नहीं कर पाया, लेकिन उनकी बातों से साफ हो गया कि सरकारी स्कूल में किसी भी चीज को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। यहाँ कमी है तो पढ़ाई की, यहाँ कमी है तो खाने की। यानी अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनका भविष्य अधर में ही नजर आ रहा है। कोंडली के बाद हमारी टीम पहुंची त्रिलोकपुरी के एमसीडी स्कूल में। तबेले में तब्दील हो चुकी इस जगह को देखकर ही भीतर की तस्वीर का अंदाजा हो जाता है। क्लासरूम की हालत देखकर हम हैरान रह गए। खूब अंधेरे कमरे में सैकड़ों बच्चे बैठे हुए थे। कड़ाके की सर्दी में भी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। न बिजली थी, न पीने का साफ पानी। बाथरूम्स तो ढूंढने पर भी नहीं मिले। ये बच्चे अंधेरे में पढ़ने पर मजबूर हैं क्योंकि फिलहाल यहाँ लाइट नहीं है, लेकिन बिजली की एक समस्या आम नहीं है। बिजली की समस्या इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बच्चों को अंधेरे में पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही साथ गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये बच्चे अंधेरे में भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ गंदगी में, और इतनी ठंड के मौसम में इन्हें नीचे पढ़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में बदइंतजामी की छोटी सी बानगी खुद प्रिंसिपल साहब से ही सुनिए। हमारी समस्या ये है कि यहाँ मतलब जो 6 टीचर होने चाहिए। सेक्शन 6 है, 6 टीचर होने चाहिए और 3 टीचर हैं जिनमें से एक टीचर आखिरी में क्लास छुट्टी पे चल रहा है। सुना आपने, प्रिंसिपल साहब के मुताबिक स्कूल में करीब 300 बच्चे हैं।
300 बच्चों को पढ़ाने के लिए महज 2 टीचर हैं, यानी कि एक टीचर पर 150 बच्चों की जिम्मेदारी है। दिल्ली के तकरीबन सभी सरकारी स्कूल्स की ऐसी ही हालत है। कैसे टमाटर? यहाँ तो कभी कभार ही टीचर्स के दर्शन होते हैं। हमारे तो बच्चों की टीचर ही नहीं आई इसमें, जब से बच्चों का एडमिशन हुआ है कोई टीचर वीचर नहीं है इसमें पढ़ाने वाला, और हम भी परेशान है, बच्चे ही परेशान है। देखा आपने, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का सच है ये। न क्लासरूम, न बेंच, न टीचर, न बिजली, न पानी, न शौचालय। ऐसे तैयार हो रहा है इस देश का भविष्य। ऐसे में 500 स्कूल खोलने का वादा करने वाले दिल्ली के नए मुख्यमंत्री क्या मौजूदा स्कूलों की हालत पर भी गौर करेंगे? नई सरकार क्या इन नौनिहालों को पढ़ने और आगे बढ़ने का हक देगी? दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में शिक्षा विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर बीसी नरूला हमारे साथ हैं, सुनीता चौहान सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, ओनिका मल्होत्रा प्रिंसिपल कालका पब्लिक स्कूल और साथ ही इंदिरा शर्मा सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा नरूला साहब आपसे है कि ये सरकारी स्कूल आईसीयू में क्यों पहुंच चुके हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता कि ये स्कूल आईसीयू में है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि स्कूलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि हम अपेक्षा करते हैं, और उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। रोमाना जी, आप ये मानेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को स्कूल में एजुकेशन देना जी कोई सरल काम नहीं था। चलिए, आपने जो बात कही कि आपको लगता है कि नहीं आईसीयू में नहीं है, पहले मैं जरा जल्दी अपने सब पैनलिस्ट से इस पर उनकी एक राय ले लेती हूँ। इंदिरा जी, आपको क्या लगता है आईसीयू में नहीं है क्या सरकारी स्कूल? नहीं है, क्योंकि उसमें संख्या ज्यादा है, टीचर अवेलेबल इतने नहीं है, सुविधाएं इतनी नहीं है, सरकार इतनी व्यवस्था नहीं दे पा रही है, फर्नीचर नहीं है। तो जब सुविधाएं नहीं होंगी तो वहाँ बच्चे करेंगे क्या? टीचर पूरे होने चाहिए तभी तो कुछ टीचर पढ़ाएंगे। अभी आपने सुना देखा जी कि 150 बच्चों पर एक टीचर है, तो क्या 150 बच्चों को एक टीचर पढ़ा सकता है? ये सरकार को ये तो सोचना चाहिए कि कम से कम 30 बच्चों पर एक टीचर दें तो उन पर पूरा ध्यान दिया जाए। मैं बिल्कुल इसी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ कि ना ही स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। ऐसे में सुनीता चौहान, क्यों ना कहा जाए कि ये सरकारी स्कूल तो ऐसा लग रहा है हमें देखकर जैसे आखिरी सांसें ले रहे हैं। जी मैम, ये आखिरी सांसें ले रहे हैं। और देखिए, मैं देखती हूँ आज हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में विकास उतना ही नीचे जा रहा है। हम भी कभी पढ़ते थे तो स्कूलों में सुविधाओं का मैं मानती हूँ कि प्रिंसिपल अपना पीछा छुड़ा लेते हैं सुविधाओं का नाम लेके कि ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। अगर आप शिक्षित किसी को करना चाहते हैं तो आपको सुविधाओं के बिना भी आप शिक्षा दे सकते हैं, और स्कूलों में आपको सारे ढांचागत सुविधाएं मिलेंगी सिर्फ एक शिक्षा के। और जब से आरटी एक्ट आया है तो इनको एक बहाना मिल गया है जी कि हम नाम नहीं काट सकते, हम फेल नहीं कर सकते, ये सारे बहाने हैं। आप शिक्षित नहीं कर सकते। सही, मतलब आपको लगता है असलियत ये है कि आप शिक्षित नहीं कर सकते? आप शिक्षित नहीं कर सकते, बिल्कुल। और मेरे पास एक आंकड़ा भी है, यूनेस्को की एजुकेशन फॉर ऑल की पिछले साल की जो ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, इसके मुताबिक 6 साल तक स्कूल जाने के बावजूद हर 5 में से 1 बच्चा जो है वो अशिक्षित रह जाता है। तो जरा सोचिए, क्या फायदा ऐसे शिक्षा के अधिकार का कि बच्चा लगातार स्कूल भी जा रहा है लेकिन पढ़ वो पा नहीं रहा है। ओनिका जी हमारे साथ मौजूद है। ओनिका जी, आपको क्या लगता है एक प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल में इतना फर्क क्यों? देखिए, 2 टाइप के हैं। एक तो एमसीडी के जो स्कूल्स हैं और जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं। एमसीडी के स्कूल्स गवर्नड है एमसीडी से, और उनकी जो रेवेन्यूज है वो वहाँ से जनरेट होती हैं। और बाकी स्कूल्स में आप देखें, अगर एनरोलमेंट की बात करें तो एनरोलमेंट बढ़ा है। स्कीम्स बहुत लेके आई थी दिल्ली गवर्नमेंट, चाहे लाडली स्कीम्स हो, लड़कियों को पढ़ाने की स्कीम्स हो, और काफी हद तक उनको प्रोत्साहन भी दिया गया था एज फार एज बुक्स, यूनिफॉर्म, इस टाइप की चीजों के लिए उनको इनकरेज किया गया था। बट टीचर्स की भर्ती नहीं की गई, वहां पर बहुत गैप रहा। तो ये कारण है कि झरझर हालत में ये स्कूल चले जाते हैं। लेकिन रेवेन्यू तो पर्टिकुलरली एमसीडी ही देखेगी ना। एमसीडी फिलहाल बीजेपी के पास है, तो वो फैक्टर्स भी देखना पड़ेगा कि कौन सी गवर्नमेंट इतनी सेंसिटिव है जो एजुकेशन को। मैं इस बहस को बीजेपी और कांग्रेस की बहस पे नहीं उलझाना चाहती हूँ, और मैंने आपको कांग्रेस की नेता की हैसियत से भी नहीं बुलाया। आप प्रिंसिपल कालका पब्लिक स्कूल है, इसी हैसियत से मैंने आपको बुलाया। और मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि सरकारी स्कूलों की बदहाली क्यों आप देखती हैं और क्यों ये फासला नजर आता है सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में?
देखिए इनके जो फंड्स मिलते हैं वो फंड्स को जब तक वो क्लियर होते हैं, डायरेक्ट एजुकेशन इनको कंट्रोल करता है, इन पे इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, सख्ती भी इन पे की जाती है, लेकिन क्योंकि टीचर्स और काम में भी इन्वॉल्व होती हैं। सबके बात पूरी घूम फिरकर भ्रष्टाचार पर आ जाती है कि फंड्स भी है, कहा जाता है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार इतना है कि जिस मकसद के लिए पैसा इस्तेमाल होना चाहिए कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, उन्हीं के लिए स्कीमें चलाई जाती है। मिड डे मील एक ऐसी स्कीम जिसकी दुनिया में खूब तारीफें भी होती हैं, लेकिन देखिए जरा मिड डे मील कैसे बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन ऐसी खबरें आती हैं। क्यों नरूला साहब? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि मिड डे मील का जो प्रोग्राम है वो लगभग 15 करोड़ बच्चों के लिए पूरी इंडिया में चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को पका हुआ भोजन, ताजा भोजन देना, गर्म भोजन देना एक बहुत चैलेंजिंग काम है रोमाना जी। आपको मानना पड़ेगा कि सरल नहीं है। 500-700 लोगों के लिए यदि मुझे भोजन की व्यवस्था करनी होती है तो मैं चक्कर खा जाता हूँ, परेशानी में फंस जाता हूँ। जहाँ 15 हम जो शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, वो शिक्षा जो हम देना चाहते हैं बच्चों को, हम क्यों उसे इतना उलझा रहे हैं? जो ये पॉलिसी बनाते हैं, जो अपने दफ्तरों में बैठकर, एसी दफ्तरों में बैठकर ये सारी पॉलिसीज बनाते हैं, कि वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं होते। बंद दरवाजों के पीछे तमाम पॉलिसीज बना ली जाती है। कोई नहीं सोचता उस टीचर के बारे में कि उस पर आप कितना बोझ डाल रहे हैं। वो मिड डे मील भी देखे, वो अगर कहीं पर भवन निर्माण हो रहा हो तो वो वहां खड़े होकर चौकीदारी भी करे, वो तमाम रोल्स भी मेंटेन करे। मतलब आप क्या समझते हैं एक टीचर को, सरकारी स्कूल का अगर टीचर है कोई? तो इसमें कोई तो रहने की टीचर्स ओवरबर्डन्ड हैं, उन पर बहुत ज्यादा बोझ है। परंतु यदि आपको एक निर्णायक भूमिका निभानी है, राष्ट्र के निर्माण में इतना बड़ा योगदान आपका है, ऐसी परिस्थितियों में आप ये तो मानकर चलेंगे कि आप पर एडिशनल बर्डन होगा, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और मैं समझता हूं कि समय के साथ साथ ये ऐसे ही नहीं बना रहेगा सिस्टम, धीरे धीरे इम्प्रूव भी करेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब हम केवल टीचर से टीचिंग का ही काम करवा सकेंगे। इंदिरा शर्मा जी, आपको लगता है हाल फिलहाल में ऐसा वक्त आ सकता है जिस तरीके की बातें यहाँ पर कर रहे हैं नरूला जी? मैम 50% जी टीचर टीचिंग का काम नहीं करते हैं। जनगणना करेंगे टीचर करेंगे, वोटिंग का काम मतलब कोई भी सरकारी काम करेंगे सब टीचर करेंगे। तो जिस समय ये बोर्ड एग्जाम होंगे तो प्राइमरी स्कूल की सबकी टीचर की ड्यूटी लगा दी जाएगी। 1 महीने में वो होते हैं, तो उतने दिन बच्चा क्या करेगा? जहाँ 500 बच्चे वहाँ एक टीचर रह जाता है, तो एक टीचर 500 बच्चों का क्या कर सकता है? तो अलग से व्यवस्था नहीं की जा सकती इन सब बातों की, या अलग से फिर टीचर दे दिए जाए। सुनीता चौहान जी, आप तो जाती है ना, आप एक्टिविस्ट हैं, आप काम करती होंगी, स्कूल्स में जाती होंगी, किस तरीके की परेशानियां वहां पर देखने के लिए मिलती हैं? क्योंकि देखिए मामला घूम फिर कर आ जाता है देश का जो भविष्य है, जो बच्चे हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ का, मतलब कहीं ना कहीं देश के भविष्य से खिलवाड़ का। और ये भी हकीकत है कि सिर्फ और सिर्फ मजबूरी का नाम बन गए सरकारी स्कूल। जिसके पास जरा सा पैसा होगा या फिर लोग अपना पेट काट कर भी चाहेंगे ये कि बच्चे को किसी तरीके से प्राइवेट स्कूल में भेज दें। आप बताइए सुनीता। मैं कई ऐसी महिलाओं को जानती हूँ, माँ बापों को जानती हूँ, जो माएँ घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को चाहती हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। क्योंकि सरकारी स्कूलों की हालत वो हो गई है कि 10th क्लास के बच्चे से आप हिंदी नहीं पढ़वा सकते। तो क्या आप समझते हैं कि वो बोर्ड का एग्जाम 12th क्लास में देगा या वो कुछ आगे बढ़ेगा? और जैसे अभी सर ने मुझे बोला, नरूला जी ने, कि इतने सारे बच्चों का मिड डे मील बनता है तो वो बहुत बड़ा काम है। वो तो डिवाइड किया हुआ है जी, वो भी तो किसी पॉलिसी पे बनाया गया है। वो कोई एक जगह नहीं बनता, कोई एक इंसान नहीं बनाता उसको, ठीक है। और उसी तरह से जैसे स्कूलों में जब शिक्षा नहीं है तो बाकी सारे काम बेबुनियाद हो जाते हैं। चाहे आप कितना भी मिड डे मील बांट लो, कितनी वर्दी बांट लो, कितना ही पैसा बांट लो, कितना ही उनको कुछ कर लो, लेकिन मैं समझती हूँ एक पेरेंट्स जो बेचारा सुबह से शाम तक अपनी मेहनत करके 2 पैसे कमा के लाता है और अपने बच्चे को काम पे नहीं लगाता है और उसको स्कूल भेज देता है, तो वो अपनी जिम्मेवारी पूरी कर देता है। उसको नहीं पता मेरा बच्चा उसके स्कूल के अंदर पढ़ रहा है या बाहर घूम रहा है या क्या कर रहा है। स्कूल की जिम्मेवारी हो जाती है कि जब बच्चा स्कूल के अंदर आ गया तो उसको सही शिक्षा दी जाए। लेकिन नैतिकता भी बिल्कुल नहीं रही है। टीचर भी इस तरह से बदतमीजी से बच्चों से बात करते हैं और उसी तरह बच्चे भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आज टीचर की। हम जब पढ़ते थे तो हम लोग टीचर की इतनी रिस्पेक्ट करते थे, इतनी अपने माता पिता की नहीं करते थे। तो आज ये कारण मेरी समझ में नहीं आता है। 25 साल पहले सरकारी स्कूलों में इतनी बदहाली भी नहीं, सरकारी स्कूलों से पढ़कर लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते थे, खूब काबिल बन जाते थे, इतनी सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। एक और रिपोर्ट में दिखाऊंगी जरा दर्शकों को, आप यकीन मानिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत देखकर अब तो बिल्कुल तरस आता है। बिल्कुल जरा सोचिए आप, देश की संसद के 20-25 किलोमीटर के इलाके में स्कूलों की ऐसी हालत है तो दूर दराज के इलाकों में क्या होगा। देख लीजिए आप जरा, देश की राजधानी में सरकारी स्कूलों का एक और डरा
डरावना सच। और समझिए इस बात को कि ये देश की राजधानी दिल्ली की हकीकत है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल्स का सच जानने हमारी टीम जैसे जैसे आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के जैतपुर के सरकारी स्कूल की हालत देख हमें बच्चों पर ही तरस आने लगा। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी खुले आसमान के नीचे पढ़ाई हो रही है। सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करने से शिक्षा नहीं मिलती। शिक्षा के लिए टीचर, कुर्सी, मेज और किताबें होना भी जरूरी है। दिल्ली के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में हालत बदतर है। ऐसे नए स्कूल बनाने से पहले जो पहले से मौजूद स्कूल हैं, उनमें सुविधाएं पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। इन नौनिहालों को नहीं पता कि इनका अधिकार क्या है। इन्हें नहीं पता सरकारी नीतियां क्या है। ये पढ़ना चाहते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, जहां 40 बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए, वहां पूरे स्कूल में 2 टीचर भी मुश्किल से मिलते हैं। 40 बच्चों पे एक कमरा होना चाहिए, एक टीचर भी होना चाहिए। 45 बच्चों पे एक टॉयलेट ब्लॉक होना चाहिए। सरकारी नियम के मुताबिक एक क्लास में सिर्फ 40 बच्चे होने चाहिए, लेकिन हालत ये है कि कमरे में 150 से 200 तक बच्चे बैठने को मजबूर हैं। पहले से गवर्नमेंट के जो विद्यालय बन रहे हैं, उनकी स्थिति सुधारी जाए। आगे नए विद्यालय तो बने या ना बने, लेकिन जो पहले से चल रहे हैं ना, उनकी स्थिति सुधारी जाए। देश के भविष्य के साथ देश की राजधानी के स्कूलों में ही जिस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? ये सच अगर बाहर नहीं आएगा, इस सच को अगर सरकार नहीं देखेगी, तो क्या इन बच्चों का भविष्य बदलेगा? 500 नए स्कूल बनाने का दावा करने वाले केजरीवाल क्या इस बात से वाकिफ है कि दिल्ली के कई सरकारी स्कूल में अभी भी बच्चे क्लास के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं और ना ही उनके पास वैसी बेहतर सुविधाएं हैं। ऐसे में नए स्कूल बनाने से ज्यादा सुविधाओं पर ध्यान देना क्या जरूरी नहीं है? कैमरा पर्सन प्रकाश कुमार के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। खास मेहमान मेरे साथ इस पेशकश में मौजूद है। उनिका जी, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर किस तरीके की सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। और वो कौन सी बातें जिनका प्राइवेट स्कूल्स खासतौर से ध्यान रखते हैं, खासतौर से अगर टीचर स्टूडेंट रेशो की बात की जाए तो बताइए जरा दर्शकों को। देखिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है प्राइवेट स्कूलों के पास और उसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज होती हैं, जो कि आपने देखा कि सरकारी स्कूलों में बिल्कुल नदारत थी जी। तो ये सब एडवांटेजेस बच्चों को मिलते हैं प्राइवेट स्कूलों में। रेशो मैक्सिमम 25 या 30:1 होती है और उसके हिसाब से टीचर्स की भर्ती होती है। लेकिन गवर्नमेंट में ये बहुत बड़ी शॉर्टेज रही है कि टीचर्स की नियुक्ति उतनी नहीं हुई। अगर जो भी हैं वो ज्यादा छुट्टी में होते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ ना कुछ काम में वो उलझे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो उनकी हक बनता है। बिल्कुल, बैकबोन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये तो टीचर्स ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए ना, मतलब क्या हम इस बेसिक बात को नहीं समझ पा रहे? रोमन जी, इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि शिक्षक के बिना शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छी नहीं, शिक्षा की आप ये बात कह रहे हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता, कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन आप खुद कहीं न कहीं पॉलिसी मेकिंग में भी रहे होंगे और जो अभी भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, किस तरीके से अनट्रेन्ड टीचर्स को रख लिया जाता है सरकारी स्कूलों के अंदर। हम फेसबुक पर दर्शकों से सवाल पूछते हैं और उसमें जो जवाब दर्शकों के आते हैं हमारे पास, जो आप देख रहे हैं कार्यक्रम में नीचे भी चल रहे हैं, एक दर्शक है, उन्होंने बाकायदा लिखा कि वो जो स्कूल में पढ़े वहां पर जो टीचर था वो 8वीं पास था सिर्फ, और वो तब तक उस स्कूल में पढ़ाता रहा जब तक वो रिटायर्ड नहीं हो गया। मतलब ये क्या है? बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ही है ना। रोमा जी, ऐसा नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारे टीचर्स, कंडीशन है कि वो क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, ट्रेन टीचर्स होंगे। ये बात दूसरी है कि हम 2009 के बाद से आज तक रेगुलर भर्ती नहीं कर सके हैं। आपने देखा होगा कल एक टेस्ट हुआ था DSSP के द्वारा जो कामयाब नहीं हो सका। तो रेगुलर टीचर्स नहीं है, उनकी जगह हमने कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर्स रखे हैं। जी, कॉन्ट्रैक्टेड टीचर्स में वो उत्तरदायित्व नहीं है, वो
भावना नहीं है जो रेगुलर टीचर में होती है। बिल्कुल, यही मैं इंदिरा जी से जानना चाह रही थी कि क्या कॉन्ट्रैक्ट पर जो टीचर्स रखे जाते हैं वो एक अच्छा विकल्प है क्या? नहीं, क्वालिफाइड टीचर हो और मजबूरी में रखा जाए जब तक सरकार नहीं दे रही है, अन्यथा इन्हें ज्यादा दिन रखना ठीक नहीं, क्योंकि ये जिम्मेदार लोग नहीं होते जी। ये तो आज हैं, 8 महीने बाद 10 महीने बाद निकाल दिए जाएंगे। जो परमानेंट होता है वही मन से श्रद्धा से काम करता है। तो सरकार को ये व्यवस्था होनी चाहिए कि कम से कम 30 बच्चों पर 40 बच्चों पर तो कम से कम एक टीचर दें। टीचर बच्चों की अटेंडेंस तक नहीं ले पाते हैं, इतनी हालत खराब होती है वहाँ। तो टीचर की व्यवस्था होना तो बहुत जरूरी है। बाकी सब सुविधा मिले न मिले, एक पेड़ के नीचे टीचर पढ़ा सकता है, यदि टीचर है तो। यस, सुविधाओं की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, विशेष आवश्यकता है अच्छे क्वालिफाइड टीचर की। लेकिन शिक्षा के अधिकार का जो पूरा कानून बना सुनीता, उसमें तो ये भी कहा गया ना कि कुछ वक्त के बाद बाकायदा गाइडलाइंस तय की गई कि प्लेग्राउंड भी होना चाहिए, क्लासरूम तो ढंग का होना ही चाहिए, प्रॉपर टॉयलेट्स होने चाहिए, साफ पीने का पानी होना चाहिए। आप जरा देखिए तो 6 साल की उम्र के जो बच्चे हैं और उससे बड़े वो आते हैं स्कूल में, मतलब नाजुक से छोटे छोटे फूल मासूम बच्चे, आप उनकी सेहत के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना कि आप उन्हें बहुत ही ज्यादा डेंजरस एटमॉस्फेयर में आप बिठा दें, कि आप तपते हुए सूरज के नीचे उन्हें बिठा दें कि यहाँ पर लग रही है क्लास पढ़ो। बच्चों को पढ़ा ही रहे ना, उन पर जुल्म तो नहीं कर रहे सुनीता? कई बच्चे मैं देखती हूँ मैम कि प्रेयर जब होती है तो ग्राउंड में भी बच्चे बेहोश हो जाते हैं धूप के कारण। और ये जो कह रहे हैं, मैम कह रही हैं कि गेस्ट टीचर अच्छे नहीं है, मैं अभी जितने भी स्कूलों में विजिट करती हूँ मुझे गेस्ट टीचर ही क्लास में मिलते हैं। सरकारी टीचर बस चाय पीते हुए मिलते हैं गेस्ट रूम में। और मैं ये इस बात को बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि वो अच्छे हैं या क्या है, लेकिन मेरे बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं तो मेरे लिए वो अच्छे हैं जी। और दूसरी बात है कि छोटे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, आप कह रहे हैं कि सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं। क्या सुविधाएं हैं? कितने स्कूलों में डेस्क नहीं है, कितने स्कूलों में पानी नहीं है पीने का, शौचालय को बंद करके रखा जाता है। जब बच्चे इधर उधर टॉयलेट करते हैं तो उनको, आप शिक्षा का अधिकार जैसे आपने बताया, तो शिक्षा के अधिकार के 2-4 पॉइंट हमारे टीचरों ने और प्रिंसिपल्स ने रट लिए हैं जो उनके मतलब के हैं, जिनमें उन्होंने ये देख लिया कि हम नाम नहीं काट सकते मैडम, बच्चों को डर नहीं दिखा सकते, हम इनको फेल नहीं कर सकते, बच्चों में डर नहीं बिठा सकते, हम इनकी पिटाई नहीं कर सकते, बच्चों में डर नहीं बिठा सकते। इसका मतलब बच्चा डर से ही पढ़ेगा। अब जितनी भी उसकी चीजें, मतलब जो इनके पक्ष में थी वो सब चीजें इन्होंने अपनाकर और पढ़ाई को छोड़ दिया एकदम। उनिका हमारे साथ मौजूद है। उनिका, ये जो दलीलें दी जा रही है सरकारी स्कूलों की टीचर्स की तरफ से, अब प्राइवेट स्कूल्स में भी तो यही है, वहाँ पर कौन सा इतना डंडे का जोर पर हमेशा बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ पर टीचर्स कैसे पढ़ा लेते हैं? इन तर्कों को आप किस तरीके से देख रही है उनिका? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड और घर में जाके बच्चा जैसे माँ बाप से इंटरेक्ट करता है, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, बहुत से फैक्टर्स में आते हैं। लेकिन जो कानून गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है वो प्राइवेट स्कूल से भी लागू होते हैं। बिल्कुल। टेक्निक में अंतर ये है कि अकाउंटेबिलिटी जहाँ आती है वहाँ प्राइवेट स्कूल्स ज्यादा सख्ती से टीचर से लेते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में ये अकाउंटेबिलिटी फैक्टर्स नहीं है। जब अकाउंटेबिलिटी आएगी तो ये सब चीजें कुछ अपने आप ही सिस्टमैटिक होती चली जाएंगी। जब आप कहेंगे कि आपको रिजल्ट चाहिए, जब आप कहेंगे कि नहीं आपकी जिम्मेवारी है इसमें, आपने टाइमली स्कूल आना है, टाइमली बच्चों का प्रोग्रेस देखना है, तो ये चीजें सिस्टम में सुधार आएगा। बिल्कुल नरूला साहब, अकाउंटेबिलिटी तो तभी आएगी ना जब चेक्स होंगे, जब जिम्मेदारी तय करने की नौबत आएगी। चेक्स होते हैं कुछ या फिर चलता रहता है, ढर्रे पर चल रहा है, या सरकारी स्कूल कोई देखने भालने वाला नहीं है? नहीं, पूरा एक सिस्टम है रोमाना जी। इंस्पेक्शन के लिए, विजिट्स के लिए सिस्टम है, इंस्पेक्टोरेट है जो लगातार विजिट करता रहता है। सूचना देकर विजिट करता है जी, ये अचानक से भी करता है? औचक निरीक्षण है, अचानक निरीक्षण है, नंबर 1। नंबर 2, यदि स्कूलों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है तो हम तो इनवाइट करते हैं। मैं DCPCR में आज की डेट में काम कर रहा हूं और हम लोगों से बार बार कहते हैं कि यदि आपने किसी स्कूल में कोई अव्यवस्था देखी, यदि आपने देखा कि टीचर अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है, वो क्लास को प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर रहा, या कहीं पर टीचर्स की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, कहीं टॉयलेट्स बंद हैं, तो आप उसके बारे में शिकायत करिए ना। तो ये अभी आपने रिपोर्ट देखी चैनल पर, आपने देखा कोंडली का जो स्कूल है वहाँ पर क्या हो रहा है? सर, मैं इतने स्कूलों में जाती हूँ, मुझे क्या सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया जा सकता? एक मिनट नरूला साहब बताइए। नहीं, देखिए, हमारे संज्ञान में ये मामला आए जी, चाहे वो अखबार के माध्यम से आए या किसी कंप्लेंट के माध्यम से आए, किसी भी चैनल से, हम तो NGOs को इनवाइट करते हैं, बार बार उनसे अनुरोध करते हैं। आप खुद यहाँ बैठे हुए हैं, आपने खुद रिपोर्ट देख ली, कितने बदहाल हैं स्कूल, पेरेंट्स की उसमें बाइटें भी लगी हुई हैं, वो बता रहे हैं कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है, कैसे मुश्किल से बच्चे पढ़ रहे हैं। इस पर एक्शन होगा यदि आप ये समझें कि सरकार इतनी उदासीन हो गई है कि उसने
असहाय बन गई है, उसने हाथ में हाथ पांव छोड़ दिए हैं, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसका कारण है कि सीमापुरी में, त्रिलोकपुरी में कोई एनजीओ स्कूल नहीं चलाएगी जी। सीमापुरी में, त्रिलोकपुरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए कॉरपोरेट सेक्टर अपना स्कूल खोलने के लिए नहीं आ रहा है। ये मान लीजिए रोमाना जी, ये निश्चित है। तो इसका खमियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ेगा कि क्योंकि कोई नहीं आ रहा है तो इसलिए देखिए हम तो सरकारी स्कूल चला रहे हैं, यही हम आप पर एहसान कर रहे हैं, आप गरीब लोग हम आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कैसा तर्क हुआ? ये तो बहुत ही बेबुनियाद सी बात हुई। शायद जो दर्शक देख रहा होगा उसके मन में भी अभी ये सवाल उठ रहा होगा नरूला साहब।